नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास आज एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान, बदलती दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि का वर्णन किया गया है। पाठ का सारांश। पत्रों का महत्व। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, यानी कि बहुत ही अनोखी है। पत्र जैसा संतोष संचार के आधुनिकतम साधन जैसे फोन, एसएमएस आदि नहीं दे पाते। एसएमएस यानी लघु संदेश सेवा। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, एक नया रास्ता खोलते हैं। राजनीति, साहित्य व कला के क्षेत्र में भी पत्रों द्वारा ही उथल पुथल व रचना होती है। मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू व लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेजने का माध्यम है। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना यह साबित करता है कि पत्रों का बहुत अधिक महत्व होता है। पत्रों की दुनिया में बदलाव। समय के साथ साथ किस तरह से पत्र की दुनिया में बदलाव आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या तेज घोड़े रहे हैं। पहिए के आविष्कार के बाद इसमें बदलाव आया। रेलवे और तार से और भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाए। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। पत्र संस्कृति विकसित करने के उपाय। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप लिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। संचार के बढ़ते साधनों के कारण पत्रों की आवाजाही में कमी आई है, यानी कि पत्रों के आने जाने में कमी आई है, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पत्रों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। पत्रों के अनेक रूप। भारत में पत्रों को विरासत के रूप में रखने की परंपरा है। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, कवियों, प्रशासकों, सन्यासियों या किसानों आदि के पत्र अनुसंधान का विषय होते हैं। अनुसंधान यानी खोज का विषय होते हैं। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे पिता के पत्र पुत्री के नाम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एसएमएस की तुलना में पत्रों को अधिक समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के हर कोने से गांधी जी को पत्र आते थे और गांधी जी उनका जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे जवाब लिख देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तब वे बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। लोग उनके पत्रों को प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते थे।
पत्र दस्तावेज के रूप में। किस तरह से पत्रों को प्रमाण माना जाता था? पत्र दस्तावेज यानी प्रमाण संबंधी कागजात के समान है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। प्रेमचंद पत्रों के जवाब में मुस्तैद यानी कि तत्पर रहते थे। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच हुए पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। पत्र व्यवहार की परंपरा। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में आजादी के बाद सही मायनों में विकसित हुई। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल यानी अच्छी छवि डाक विभाग की ही रही है। इसका कारण है कि यह लोगों को जोड़ने का माध्यम है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी आलीशान यानी शानदार हवेलियों, रेगिस्तानी ढाणियों यानी कच्ची बस्ती, पहाड़ी सागर तट झोपड़पट्टियों या दुर्गम जंगलों में रहने वाले लोग हो, आज भी खतों का ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज भी करोड़ों लोगों द्वारा डाकघर की सेवाओं का लाभ उठाया जाता है, चाहे वह पत्र के रूप में हो या मनी ऑर्डर के रूप में। गांव में या गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी भगवान के द्वारा भेजा गया संदेशवाहक। गांव में डाकिये को भगवान का ही संदेशवाहक माना जाता है। अब हम आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात के दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला है एक प्रत्यय। प्रत्यय शब्दों के वे अंश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार। एक प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं: आरंभिक, सार्वजनिक, प्रारंभिक, आंतरिक, स्वाभाविक, जैविक, पारिश्रमिक, पौराणिक, सामाजिक, माध्यमिक, आर्थिक, रासायनिक, प्राकृतिक आदि। आप सामने स्लाइड में देख सकते हैं कि व्यापारिक, व्यापार प्लस एक। अगला भाषा की बात का मुख्य बिंदु है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भाग है। तो पहले स्वर संधि को समझते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय आदि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ संधि ऋस्व या दीर्घ अ, ई, उ, आ के बाद ऋस्व या दीर्घ अ, ई, उ या आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, महात्मा। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रजनी प्लस ईश, रजनीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।